गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कूलाम फोर्स पढ़ा था, हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और उसका सदिश निरूपण में हमने पढ़ लिया था। आज उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था बीच में बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, उसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है भाई, इसे समझने के लिए पहले हम बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई कोई भी आवेशित कण है, मेरे पास है Q1 है। ठीक है, इस Q1 कण के पास हमने कोई दूसरा आवेश रख दिया, कौन सा? Q2। क्या मैं बात करूं, इस Q1 कण पर Q2 कण बल लगेगा? सब बिल्कुल लगेगा। ये Q2 जो है आवेश जो है वो Q1 आवेश पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। अब इसके पास कोई अनदर हमने मान लिया कोई तीसरा आवेश Q3 रख दिया। कौन सा रख दिया बेटा? Q3। अब क्या Q3 जो है Q1 में बल नहीं लगाएगा क्या? सब बिल्कुल लगाएगा। यहां बात करेंगे Q3 बल इस प्रकार से लगाएगा, यही है। अच्छा ठीक है, अब मैं कहूं Q1 पर लगने वाला बल कितना होगा? क्या Q1 पर जो लगने वाला F2 जो लगा रहा था, माना सपोज करो F12 1 पर 2 के कारण, यहां लग रहा 1 पर 3 के कारण, यही है। अच्छा ठीक है, अब क्या Q1 पर लगने वाला परिणामी बल है क्या F12 ही होगा? नहीं सर। क्या Q1 पर लगने वाला परिणामी बल F13 होगा? नहीं सर। परिणामी कितना होगा सर? इन दोनों का सदिश योग होगा, यही है। अच्छा ठीक है, अगर मान लो इसके अलावा मेरे पे कोई चौथा आवेश हमने मान लिया, कितना है? Q4 है। कौन सा बेटा? Q4 आवेश हमने रख दिया। तो क्या ये Q4 आवेश भी तो Q1 पर बल लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो यानी कि अब मान लो सपोज करो कितना लगा रहा है? F14 लगा रहा है। अब मुझे बताओ क्या बिंदु Q1 आवेश पर, बिंदु आवेश जो Q1 है इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? तो इस पर लगने वाला परिणामी बल इसके अलावा जितने भी आवेश हमारे पास है, इसके Q1 के अलावा जितने भी आवेश हैं, उन सब के कारण लगने वाले बल के कौन से योग के? सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, बस में आई। तो यानी कि हम बात करें, यदि कोई n आवेशों वाला निकाय है, कितने आवेश मान लें? n आवेश मान लीजिए, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे हमारे पास कितने माने? Q6 है, Qn-1 और Qn है। टोटल कितने आवेश हैं? n आवेश हमारे पास है। इन n आवेशों वाले निकाय में किसी एक आवेश पर, कोई भी पर्टिकुलर एक आवेश ले लो, चाहे Q1 ले लो, Q2 ले लो, कौन सा ले लो, Q1 ले लो, nth आवेश ले लें। हमारे पास किसी भी n आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, इसके अलावा शेष जो कितने आवेश बच गए भाई हमारे पास? n-1। कितने बच गए बेटा? n-1 आवेश के कारण लगने वाले बल के कौन से योग के? सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां बात करेंगे Qn आवेश पर लगने वाले बल कौन कौन लगा रहा है भाई? सर Qn पर Q1 भी लगा रहा है, Qn पर Q2 भी लगा रहा है। तो Q1 पर 1 के कारण कितना लगेगा सर? Q1 Qn अपॉन में R1n वेक्टर के मोड का स्क्वायर R। अब देखिए, जब तक हमने पहले बोला था, जब तक कोई हमारे पास साइन नहीं गिवन हो, यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दिया गया हो, क्या मानेंगे हम? दोनों आवेशों को धनात्मक ही मानेंगे। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी धनात्मक है, धनात्मक है, दोनों बीच में लगने वाला बल क्या ऐसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। कैसा होगा बेटा? प्रतिकर्षण होगा। तो यानी कि ये n आवेश है, 1 से n की ओर जाएगा बाहर, 1 से n कैप। ऐसे ही n पर किसी कारण? 2 के कारण, तो KQ2 QN बटे में R2n वेक्टर के मोड का स्क्वायर R2n कैप। इसी प्रकार से मतलब जिस भी आवेश में निकालना है उसके अलावा जितने भी आवेश बच गए। क्यों? क्योंकि खुद आवेश पर, यानी एक सिंगल बिंदु आवेश कभी भी अपने ऊपर बल नहीं लगा सकता।
ठीक है, सिल पर हम बात करें, जैसे एन हमारे पास आवेश लिया हमने, तो ये एन आवेश है जो खुद पर बल नहीं लगा सकता, दूसरे पर बल लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, पर सेल्फ पर बल नहीं लगा सकता। ऐसे ही Q1 पर अगर बल निकालना हो तो Q1 के अलावा जितने भी आवेश बच गए उन सब के कारण लगने वाला बल का सदिश योग निकाल लो। ऐसे मेरे पास Q एन पर एक भी लगा रहा है, दो भी लगा रहा है, तीन भी लगा रहा है, ऐसे कितने लगाएंगे, n-1 लगाएंगे। कितने लगाएंगे बेटा, n-1। इस हिसाब से मेरे पास कितना आएगा, एफ एन पर n-1 कितना होगा, के क्यू n-1 इंटू क्यू एन, सॉरी हाँ, अपॉन r(n-1) n वेक्टर के मोड का स्क्वायर r(n-1) टू n कैप। इस प्रकार से हो सकता है। मतलब कुल मिला के बात ये कहें कि n आवेशों वाले किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उसके अलावा शेष सभी आवेशों कारण लगने वाले बल के कौन से योग के, सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर है, बस में आ गई। इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर। तो यहां तक समझ में आ गया। सुपरपोजिशन प्रश्न क्या कहता है भाई, किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है एफ नेट जो है वो सभी आवेशों कारण लगने वाले बल के कौन से योग के, सदिश योग के बराबर होता है। ये लो, ठीक है, कौन से योग के बेटा, सदिश योग के। सदिश योग हमने पढ़ा है 11th क्लास में, डिस्कस किया था, पूरा चैप्टर पढ़ा हमने, ठीक है, बस में आ गई, यहां तक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये था हमारे पास अध्यारोपण सिद्धांत। अब देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो देखिए। हाँ बेटा, डेफिनेशन जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप लिख लीजिए। मैं एक ही डेफिनेशन को 2 या 3 बार रिपीट करता हूं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कूलाम बल पर आधारित प्रश्न। कूलाम बल पर आधारित प्रश्न। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यम की प्रकृति, माध्यम पर आधारित प्रश्न वाले जो बात करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास है, यहां बात करेंगे माध्यम की प्रकृति वाले, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, पहले माध्यम की प्रकृति, इसके बाद फिर हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पर बात करेंगे, फिर हम संतुलन की अवस्था वाले भी क्वेश्चन करेंगे, साम्य अवस्था वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें माध्यम की प्रकृति पर। कैसे माध्यम की प्रकृति, ध्यान समझिए। सपोज करो दो आवेश हमारे पास है Q1 और Q2। Q1 का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁶ कूलाम, Q2 का मान दे रखा है हमारे पास है 3 × 10⁻⁶ कूलाम। एक तो 2 माइक्रोकूलाम का है माइनस, और एक 3 माइक्रोकूलाम का है। बीच की दूरी कितनी रखी है बेटा, हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी रखी है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान समझना बेटा, ठीक है। इसी में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। अच्छा सर क्या इजी क्वेश्चन था हमारे पास, सिंपल दे रखा हमारे पास है, आवेश दे रखे हैं, बीच की दूरी दे रखी है, बल ही तो निकालना है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में r²। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसी में देखिए हमारे पास, यदि दोनों आवेशों वाले निकाय को कहां रख दिया जाए, पानी, मतलब जल की बात करें हमारे पास, इसका प्रावधान कितना बेटा, 80 होता है, में रखा जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन समझिए। 2 बिंदु आवेश हमारे पास है, एक 3 माइक्रोकूलाम, एक हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम है, परस्पर की दूरी पर है बेटा 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, और यदि हमने कहा यदि इस पूरे निकाय को कहां रख दिया जाए, पानी में डुबो दिया जाए या पानी में रखा जाए, तो बताइए बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखिए। तो हमने पहले ही कहा था बेटा, क्या जब तक हम बात करें माध्यम की प्रकृति दी गई नहीं हो तो क्या मानना है बेटा, जब हमने कहा यदि माध्यम नहीं दिया गया हो तो क्या कंसिडर करोगे, वेरी गुड, हवा या निर्वात मानेंगे हम, क्या मानेंगे,
हवा या निर्वात। तो देखिए हवा या निर्वात की बात करें, हवा या निर्वात में बात करें तो लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है। के की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बेटा हम, के का वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना रखेंगे बेटा, 2 गुणा 10 की पावर -6, 3 गुणा 10 की पावर -6 बटे बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर हमारे पास है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर। अरे भाई 10 सेंटीमीटर है, 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर में आ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, 0.1 मीटर हो गया। ठीक है, तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर सोल्व कीजिए। 3 दूना 6, 9 6 54, माइनस प्लस के 9 माइनस के 12 माइनस के 3 बटे 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बच रहा है ऊपर, 5.4 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 5.4 न्यूटन। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यदि इस माध्यम को कहां रख दिया जाए, सेकंड क्वेश्चन, यदि इस माध्यम को कहां रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए, मतलब किसी माध्यम में रख दिया जाए, तो लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ध्यान से, निर्वात में बल कितना होता है बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। निर्वात के लिए कितना काम में लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही है। अच्छा ठीक है, अगर बात करूं माध्यम में अगर रखा जाए तो यही बल कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, कह सकते हैं हम। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा इसका अगर अनुपात निकाल लिया जाए, एफ बटे में एफ डेस कितना होगा बेटा, एफ बाई एफ डेस। देखिए सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 भी कैंसिल आउट हो गया, 1/r स्क्वायर से 1/r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बचेगा 1 में 1 एप्सिलॉन आर, और 1 एप्सिलॉन आर कहां जाएगा बेटा, ऊपर, यही है। यानी कि किसी भी माध्यम का पराविद्युतांक हम बात करें, या आपेक्षिक विद्युशीलता जो होती है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युशीलता जो होती है, निर्वात में लगने वाले बल तथा उस माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से बात करें एप्सिलॉन आर जो होती है हमारे पास है किसमें, निर्वात में बल बटे माध्यम में बल, ये एक रिलेशन हो गया हमारे पास निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के बीच में। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं एफ एम निकालना होता तो, एफ एम निकालना तो बात करें तो एफ नॉट बटे में एप्सिलॉन आर, एफ नॉट बटे में एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहां से देखा जाए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास इसी पर आधारित है। देखियो क्या कह रखा है, उनकी बीच की दूरी इतनी है, निकाय को एजिटिस कहां रखा हमने, पानी में रखा हुआ है। किसमें रखा है, जिसका प्रावधान कितना है बेटा, 80 है। तो यानी कि माध्यम में लगने वाला बल कितना हो गया, निर्वात में लगने वाला बल है सर 5.4, 5.4 बटे में क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन आर 80 न्यूटन। ये लो बस में आ गई, क्लियर है यहां तक, कर सकते हैं हम। ठीक है, अरे भाई निर्वात में लगने वाला बल में क्या कर देंगे, एप्सिलॉन आर यानी उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युशीलता से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो बस में आ गई ना। चलो फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ओके डन, चलो कर लिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी पर देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर,
अब तक बेटा हमारे पास क्या था कि माना कि दो आवेश हमारे पास है Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी है बेटा हमारे पास r है, ठीक है। जब तक कोई माध्यम नहीं दे रखा है हमारे पास क्या मानना है, हमें निर्वात मानना है। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। K का वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा हम, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, यही यूज करते हम, अरे यही यूज करते ना। चलो अब हमने कहा यदि इन दोनों आवेशों के मध्य एक माध्यम भर दिया जाए, ये लो एक माध्यम भर दिया जिसकी आपेक्षिक गतिशीलता कितनी है, एप्सिलॉन r है। तो अब मैं कहूं कि भाई हमारे पास क्या होगा, उस माध्यम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा सर, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटे में एप्सिलॉन r, सॉरी अपॉन r स्क्वायर, यही है। ये तो कब है बेटा, जब हमारे पास हमने कहा पूर्ण रूप से भर दिया जाए। इनकी बीच की दूरी क्या होती है, यानी माध्यम जो दूरी है कितनी है, r है, उसको किसी माध्यम से पूर्ण रूप से भर दिया गया। तो हम क्या कहते हैं, क्या एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी जाएगी, F0 बटे में Fm, या किसी माध्यम में लगने वाला बल जो हो जाएगा निर्वात में लगने वाले बल तथा उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर। अच्छा ठीक है, मान लो अगर ये माध्यम पूर्ण रूप से न भरकर आंशिक रूप से भरा होता तो अब क्या होगा। अगर ये मान लें माध्यम जो है पूर्ण रूप से न भर करके आंशिक रूप से भरा होता। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, यदि वही दो आवेश हैं Q1 और Q2 निर्वात में रखे गए हैं, कि दूरी पर हैं, R दूरी पर, दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 हैं कि दूरी पर रखे बेटा, निर्वात में R दूरी पर रखे गए, ठीक है। अच्छा अब इनके बीच में ये कोई माध्यम रख दिया मैंने, कितनी दूरी का, T चौड़ाई का, T चौड़ाई का, जहां T की वैल्यू छोटी है किससे, R से। T चौड़ाई का एक परावैद्युत माध्यम रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक या आपेक्षिक गतिशीलता कितनी है बेटा, एप्सिलॉन r है। अब बताइए Q1 Q2 के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। अभी हमने पूर्ण रूप से नहीं भरा है, आंशिक रूप से भरा है, यानी कि कुछ दूरी पर हमने क्या रखा है, माध्यम रखा है, बाकी में अभी भी निर्वात ही है। अब बताइए Q1 Q2 के मध्य बल कितना होगा, Q1 व Q2 के मध्य बल कितना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देखिए, अगर मैं कह दूं माध्यम नहीं होता, निर्वात है, निर्वात की स्थिति में सर, निर्वात की स्थिति में बल कितना लगता है हमारे पास है, F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही है। और माध्यम की उपस्थिति में कितना लगेगा बताइए, माध्यम में हमारे पास बात करें तो एफ एम जो होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, यही है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस माध्यम को निर्वात कंसिडर करें हम, यदि इस माध्यम को मान लिया, निर्वात मान लिया जाए, ठीक है, अगर इससे तुलना की जाए, मतलब यही माध्यम होना चाहिए, या पहले मैं ऐसे बात करूं, इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ एम बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन R इंटू R का स्क्वायर, लिख सकता हूं समय भाई, इसको मान सकते हैं हम भाई, ये हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा और R इंटू का स्क्वायर सोल्व कीजिए, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और R का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लो ऐसा कुछ है तो यानी कि ये माध्यम अब मेरे पास कौन सा हुआ, निर्वात हुआ ना। यदि मैं कहूं इन दोनों आवेशों के मध्य अगर पूर्ण रूप से अगर माध्यम भर दिया जाए तो इनके बीच में लगने वाला बल निर्वात की तुलना में देखा जाए तो उनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, R नहीं होगी, अब R ना होकर कितनी हो गई, अंडर रूट एप्सिलॉन R गुणा R हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कहा कि दो आवेश मेरे पास Q1 Q2 हैं, बीच की दूरी कितनी है बेटा, अगर R है,
निर्वात में इनके बीच में बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। अगर पूर्ण रूप से अगर माध्यम भर दिया जाए, पूर्ण रूप से अगर माध्यम भर दिया जाए, ठीक है, तो यानी कि अगर इसको मैं निर्वात कंसिडर करूं, इसको निर्वात ही अगर माने, माध्यम ना मानकर क्या माने, निर्वात ही माने, तो ये बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी, r नहीं लेकर के कितनी लेंगे हम, r√ε r लेंगे। यानी माध्यम को निर्वात में बदलने के लिए दूरी कितनी हो जाती है हमारे पास, r ना होकर कितनी जाएगी, r गुणा √ε r। क्लियर यहां तक बात में आ गई। दोबारा फिर बात करें, हमारे पास है भाई, ये तो है हमारे पास निर्वात में लगने वाला बल, ये है माध्यम में लगने वाला बल। तो इस माध्यम में लगने वाले बल को अगर मैं निर्वात में ही अगर माने, तो यानी कि मुझे 1/4πε0 ही यूज करना है, तो मैं r की जगह r ना लेकर के कितना लूंगा बेटा, r√ε r। क्लियर। चलो अब देखिए, हमने क्या कहा, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकालना है मुझे Q1 और Q2 की स्थिति में, ठीक है। ये पूर्ण रूप से था हमारे पास, यानी कि अगर माध्यम में रखा जाए, माध्यम को अगर निर्वात में बदला जाए, माध्यम को अगर मैं क्या करूं, निर्वात में अगर बदला जाए, तो क्या होगा, r जो दूरी है वो बदल जाएगी किसमें, r√ε r में। r की जगह क्या काम मिलेंगे हम, r√ε r। देखो यहाँ निर्वात आ गया 1/4πε0, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास, मुझे Q1 Q2 के बीच की दूरी निकालनी है। पहले Q1 Q2 के बीच की दूरी याद करें, ठीक है। तो देखिए यहां से हम बात करें Q1 Q2 के बीच की दूरी, Q1 व Q2 के मध्य दूरी, T दूरी तो किसमें है, माध्यम में, स्मॉल d मान लो, T तो है किसमें, माध्यम में, ठीक है। जिसका प्रायिकता कितना है बेटा, ε r है। क्लियर। हवा में कितनी है वो दूरी, भाई टोटल दूरी कितनी है, r ही तो मानी थी हमने, पूरी दूरी कितनी है r, इसमें से t दूरी पर क्या है हमारे पास, माध्यम है, t दूरी माध्यम है, बाकी बच गया कितना बेटा, r - t, इसमें क्या है, निर्वात, प्लस r - t, ये क्या है, निर्वात, ठीक है भाई। टी दूरी का तो माध्यम है हमारे पास, और बाकी बच गया वो क्या है हमारे पास है, हवा या निर्वात। क्लियर। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने बोला, अगर माध्यम को निर्वात में अगर बदलते हैं, माध्यम को अगर निर्वात में बदलते हैं, तो r दूरी किसमें बदल जाएगी बेटा, r√ε r में। ऐसे ही टी माध्यम की दूरी को, टी माध्यम की दूरी को अगर हम किसमें लिखें, निर्वात में लिखें, तो क्या लिखूंगा, T गुणा √ε r। अभी किसमें हो गया, निर्वात में, प्लस r - t किसमें है सर, ये भी निर्वात में। तो टोटल दूरी अगर देखा जाए कितनी होगी, टोटल दूरी कितनी होगी हमारे पास, तो यहां से बात करें r - t प्लस T√ε r, किसमें, निर्वात में ही है। अब देखिए यहां से अगर मैं कहूं, दो आवेश मेरे पास दे रखे हैं Q1 और Q2, दो आवेश है कौन से, Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी है उनकी मध्य दूरी, r - t प्लस T√ε r, किसमें, निर्वात में। और निर्वात में अगर दो आवेश रखे गए हैं हमारे पास, निर्वात में अगर दो आवेश रखे गए हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, अगर निर्वात में अगर दो आवेश रखे गए हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा सर। बल का फॉर्मूला हो गया हमारे पास F = KQ1 Q2 अपॉन में r², मतलब d²। दूरी कितनी मानी हमने, d मानी है, यही है। और k का मान कितना रखोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में d²। समझ गए। यहां से हम क्या करेंगे, d का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, r - t प्लस T√ε r का स्क्वायर। ये लो, ये हो गया हमारे पास दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। कब, यदि उनके बीच में कोई माध्यम जो है आंशिक रूप से रख दिया जाए। क्लियर यहां तक बस में आ गई, क्या कर दिया जाए, आंशिक रूप से क्या होगा, रख दिया जाए, तो लगने वाला बल का फॉर्मूला हो गया F = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R माइनस टी प्लस टी रूट ऑफ R का होल स्क्वायर। ठीक, R तो क्या है हमारे पास, उनकी बीच की दूरी, प्रारंभिक दूरी हमारे पास या कुल दूरी, और टी क्या है, वह दूरी जिसमें माध्यम रखा गया है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए बेटा ये, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ये तो था माध्यम पर आधारित प्रश्न जो हमारे पास है। ठीक है, इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं, चाहे आंशिक रूप से भरा हुआ हो चाहे पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, सोल्व कर लोगे आप। चलो, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं हमारे पास, टाइप 2 दूसरे प्रकार के जो होंगे वो होंगे दिशा पर आधारित। मतलब सदिश रूप में। ठीक है, दिशा पर आधारित या सदिश रूप में मान लें। तो देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कूलाम बल, दो बिंदु आवेश मान लो हमारे पास क्या है, Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, R। इनके बीच में लगने वाला बल कितना था बेटा हमारे पास, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। पर अगर यही पर्टिकुलर बोल दिया जाए, एक पर दो के कारण लगने वाला बल, एक पर दो के कारण लगने वाला बल, तो सर F12 ये वेक्टर में बात करें तो ये हो जाएगा, अच्छा एक पर लग रहा है तो ये कितने जाएगा, दूर जाएगा, 2 से 1 की ओर, यही बोला था हमने। ठीक है, अब देखिए उस पर अप्लाई करते हैं हम। यहां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हमारे पास यदि दो बिंदु आवेश Q1 बराबर 6 माइक्रोकूलम तथा Q2 बराबर 5 माइक्रोकूलम क्रमशः बिंदु P 2,1,4 तथा Q 3,2,5 3,6,5 पर स्थित है, तो उनके मध्य नहीं, तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। दोबारा फिर बात करें, Q1 पर Q2 कारण लगने वाला बल, पर्टिकुलर डायरेक्शन निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखिए दिशा पर आधारित क्वेश्चन है ये, यहां बात करें हमारे पास, तो पहले पता करें बिंदु P पर कौन सा आवेश है बेटा, सर P पर तो है Q1 आवेश, कोऑर्डिनेट इसके क्या दे रखे, निर्देशांक 2,1,4। यहां हमारे पास कौन सा आवेश, Q आवेश है, निर्देशांक दे रखे बेटा इसके कितने, 3,6,5। ठीक है, कौन सा आवेश है, Q2, कितना है, 5 माइक्रोकूलम, ये है 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, हाँ अब देखिए हमारे पास, तो जब तक हमारे पास साइन नहीं दे रखा हो, क्या मानना है, प्लस ही मानना है, धनात्मक ही मानना है, तो दोनों धनात्मक मान लिया हमने, माइनस है तो माइनस भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ। चलो ठीक है, तो बल के अकॉर्डिंग बात करें, हमारे पास ये बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, R मान ली, तो किस पर निकालना है मुझे, Q1 पर, एक पर दो के कारण। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल, हमने बोला था बेटा जब भी हम क्वेश्चन सोल्व कर लें उससे पहले ये आपको याद होना चाहिए। तो हम बात करें तो एक पर दो के कारण लगने वाला बल का फॉर्मूला मेरे साथ रिवाइज कीजिए बेटा, K Q1 Q2 बटे R12 के वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ठीक है, R21 कैप, यहाँ 1 2 तो कितना था हमारे पास, R21 कैप। चाहो तो इसको मैं से बोला था हमने, वेक्टर में लिखना चाहें तो K Q1 Q2 बटे R12 के वेक्टर के मोड का क्यूब R21 वेक्टर।
बोला था हमने ऐसा, ठीक है। चलिए, जिसने नहीं देखा हो बेटा वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं बेटा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो के Q1 Q2 पर में R12 वेक्टर का क्यूब हमारे पास है, यहाँ कितना है R21 वेक्टर। तो ये सोल्व कब होगा, जब हमारे पास R21 वेक्टर होगा हमारे पास। तो R21 वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ फटाफट बताइए, प्रारंभिक स्थिति कौन सी है और अंतिम स्थिति कौन सी है। R21 वेक्टर में प्रारंभिक स्थिति कौन सी है और अंतिम स्थिति कौन सी है। 21 वेक्टर में प्रारंभिक कौन सा है 2 है हमारे पास, अंतिम स्थिति कौन सी है 1। ये इसका मतलब R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। R1 की स्थिति कितनी है बेटा 2 IK प्लस JK प्लस 4 KK माइनस 3 IK प्लस 6 JK प्लस 5 KK। सोल्व करो बेटा, 2 माइनस 3 माइनस IK, 1 माइनस 6 माइनस 5 JK, 4 माइनस 5 माइनस 1 KK, यही है, ठीक है। अच्छा परिमाण कितना होगा, अरे सर R21 निकालो परिमाण में चाहे R12 परिमाण में निकालो, दोनों वैल्यू बराबर होती है, कितनी होगी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 1 26 और कितना हो गया बेटा रूट में 27। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या R12 वेक्टर आ गया, R21 वेक्टर आ गया, हाँ सर बिल्कुल R21 वेक्टर भी हमारे पास आ गया। क्या R12 और या R21 वेक्टर का परिमाण आ गया, हाँ सर ये परिमाण भी आ गया। अब मान रखो F की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, K का मान 9 गुणा की पावर 9, 6 गुणा की पावर माइनस 6, 5 गुणा की पावर माइनस 6। अरे माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 ना, बटे ध्यान देखिए R12 वेक्टर के परिमाण का क्यूब, इसका क्यूब करना है मुझे, तो क्यूब का मतलब अंडर रूट का स्क्वायर। देखिए इसका मतलब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, अंडर रूट 27 गुणा अंडर रूट 27 गुणा अंडर रूट 27, तो ये तो क्या हो गया 27, 27 अंडर रूट 27। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, दिशा क्या होगी हमारे पास R21 वेक्टर, और R21 वेक्टर कितना है मेरे पास माइनस कॉमन ले लो IK प्लस 5 JK प्लस KK, ये लो सोल्व कीजिए बेटा, 9 तिया 27, 3 से कट गया तो हमारे पास 2 बार, 5 दूनी 10, इन 10 की पावर 10 माइनस की पावर 10 की पावर माइनस 12 बटे रूट में 27 माइनस के साथ IK प्लस 5 JK प्लस KK। ये हमारे पास है एक पर लगने वाला Q1 पर Q2 का लगने वाला बल। अच्छा ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को अगर ये पूछा जाता Q2 पर Q1 का लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो Q2 पर Q1 का लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो क्या करते आप इसी क्वेश्चन में F21। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि सही आप सर R21 निकाला था अभी हम R12 कैलकुलेट करेंगे, अरे जरूरत ही नहीं है, इसको नेगेटिव लगा दो, यानी अब ये कितना माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, IK प्लस 5 JK प्लस KK बटे में रूट में 27 न्यूटन। क्यों सर ऐसा क्यों, अरे कल ही तो बताया था हमने आपको F12 वेक्टर का मान बराबर होता है माइनस के F21 वेक्टर के, बताया था। तो यहाँ क्या है F12 है तो हमें क्या निकालना है F21, इसका माइनस से तो करना है, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, देखिए अच्छा क्वेश्चन एक,
ये एक्स एक्स है, वाई एक्स है, ये जेड एक्स है, इसका आंसर है। और एक हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, घन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, घन दिया हुआ है और उसकी प्रत्येक की भुजा दे रखी है हमारे पास है कितनी, ए। प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है, ठीक है। और घन कौन सा है हमारे पास, को नाम दे दो, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये को दे रखा है, ठीक है। और यहाँ रखा हुआ हमारे पास Q1 आवेश, यहाँ Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, Q5, Q6, Q7 और ये Q8 आवेश है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। Q1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान दे रखा है -3 माइक्रोकूलम, Q3 का मान दे रखा है हमारे पास है -1 माइक्रोकूलम, Q4 का मान दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, Q5 का मान दे रखा है +4 माइक्रोकूलम, Q6 का मान दे रखा है हमारे पास है 7 माइक्रोकूलम, Q7 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, और 3 माइक्रोकूलम, और Q8 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम। ये हिसाब से दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे मन में कहा है घन दे रखा है, घन की प्रत्येक भुजा दे रखी है कितनी है, ए दे रखी है, ए। और इसे घन को इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक जो फलक हमारे पास है निर्देश तंत्र के समांतर है। हमारे पास निर्देश तंत्र के जो तल है हमारे पास एक्स वाई के समांतर है, एक हमारे पास वाई जेड के समांतर है, एक जेड एक्स के समांतर है, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे क्या बोला गया हमारे पास है, कोई भी दो आवेश के बीच में बल निकालिए, कोई भी दो आवेश जैसे बोल दिया जाए हमारे पास, क्या क्वेश्चन पूछा गया, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बेटा, मैं पहला क्वेश्चन एफ ई ए, मतलब ई पर ए के कारण लगने वाला बल। दूसरा बोल दिया जाए एफ जी बी, जी पर बी के कारण लगने वाला बल। ऐसे हमने बोल दिया। तीसरा बोल दिया जाए क्या, एफ ए सी, ए पर सी के कारण लगने वाला बल। ऐसे कोई वैल्यू मान लो हमारे पास है। फोर्थ बोल दिया जाए क्या, एफ डी ए, डी पर ए के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनमें से वही एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बाकी का सिर्फ आपको खुद को सोल्व करने, ठीक है। एक ही मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। कोई भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा लें, कोई भी ले लो। एक हमने ले लिया, सेकंड ले लिया, चलो ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। बाकी क्या आपको सेल्फ सोल्व करने बेटा, सोलो से मुझे सेंड करोगे आप। तो एफ जी बी हमें निकालना है, ध्यान देखना बेटा। जी बी वेक्टर जो होगा हमारे पास कितना होगा, के क्यू जी क्यू बी अपॉन आर जी बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ठीक है, या क्यूब, सॉरी। अब ध्यान देखिए बेटा, क्यूब में आप चाहे यहां आर जी बी यूज करें या आर बी जी यूज करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन यहां मोड यूज कर रहे हैं हम, परिमाण काम में ले रहे हैं, ठीक है। बट आगे बात करें डायरेक्शन जो लिखनी है, जी बी में अगर बात करते हैं तो यहां डायरेक्शन होगी आर बी जी वेक्टर। बस में आ गई। एफ जी बी जो होगा वो किसके होगा, के क्यू जी क्यू बी बटे में आर जी बी वेक्टर के मोड का क्यूब आर बी जी वेक्टर। क्लियर। अच्छा यहां भी मैंने जी और बी लिख दिया है। जी और बी का मतलब, जी पर तो कौन सा आवेश है, 7 Q7, और बी का मतलब कौन सा आवेश है, Q2 आवेश है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात कर लें, हमारे पास क्या पता होना चाहिए, आर बी जी वेक्टर पता होना चाहिए। आर बी जी वेक्टर क्या होगा बेटा, आर जी वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, जी माइनस बी करेंगे हम, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आर जी माइनस आर बी। जी का कोऑर्डिनेट देखिए बेटा, जी के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, जी कौन से एक्स पर है, जी कौन से एक्स पर है बेटा, जेड एक्स पर है। और जेड एक्स पर देखा जाए तो बेटा क्या होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, कितने होते हैं, 0 होते हैं। अरे भाई जेड एक्स पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, ए। कितना हो गया, 0,0, ए। तो यानी कि हमारे पास ओनली के कैप, ए के कैप। अच्छा बी की बात करें तो बी कहाँ है, सब बी रखा हुआ है एक्स और वाई तल में, एक्स वाई तल में, यही है एक्स वाई तल में, जहां के की वैल्यू कितनी है, मतलब जेड एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास a,0, यही होगा। तो यहां क्या लिखोगे, माइनस ए आई केप माइनस ए जे, सॉरी प्लस ए जे केप, के केप तो है ही नहीं, यही होगा। सोल्व करो, कितना आया हमारे पास,
ए के कैप माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ये तो हो गया वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, इसका परिमाण, आर बी जी के वेक्टर का मोड, परिमाण कितना होगा सर, ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए के स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 अंडर रूट सॉरी ए अंडर रूट 3, कितना हो गया परिमाण, ए अंडर रूट 3। अरे भाई रूट में ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, अरे ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर होगा, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा, ठीक है, 3 ए स्क्वायर, ए बाहर आ गया, 3 बच गया अंदर, क्लियर। अब देखिए आगे, तो यहां हम क्या करेंगे, हमारे पास आर बी जी भी आ गया हमारे पास है, परिमाण भी आ गया, दिशा भी आ गया, वेक्टर भी आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, एफ जी बी कितना होगा, के की वैल्यू कितनी है 9 गुणा 10⁻9 गुणा जी की वैल्यू, जी का मतलब Q7 कितना है, Q7 है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, 3 गुणा 10⁻6 गुणा बी का मतलब Q2 कितना रखा है -3 माइनस का 3 गुणा 10⁻6 बटे ए अंडर रूट 3 का क्यूब, ए अंडर रूट 3 का क्यूब, तो ए अंडर रूट 3 का क्यूब मतलब इसको 3 बार गुणा करना है, तो ए अंडर रूट 3 गुणा ए अंडर रूट 3 गुणा ए अंडर रूट 3, और वेक्टर में क्या आएगा बेटा हमारे पास, ए के माइनस, एक मिनट ये स्पेस यहां नहीं आ रहा है बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, ए के कैप माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ठीक है। यहां ऊपर ए कॉमन ले रहे हैं, ए कैसे, ए के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए आंसर, 3 तिया 9, 9 नाम 81 माइनस का 81 गुणा 10⁻2 बटे ए तो कैंसिल हो गया एक, यहां बचेगा ए स्क्वायर, 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बचे क्या, के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। अब ध्यान से 3 से फिर कट रहा है हमारे पास 27, और अंडर रूट 3 से काटना चाहें तो 9 अंडर रूट 3 गुणा 10⁻2 के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप बटे ए स्क्वायर न्यूटन। ये है हमारे पास एफ जी बी, मतलब जी बिंदु पर रखे आवेश पर बी बिंदु पर रखे आवेश के कारण लगने वाला बल का परिमाण, बल लगने वाले बल दिशा के साथ है, क्लियर है यहां तक, पास में आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करते हो, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कहीं भी अगर मान लो 2 बिंदु आवेश दे रखे हैं, उनकी स्थिति सदी दे रखी है मान लो, या निर्देशांक दे रखे हैं आपके, और आपसे बोला जाए इन दोनों बिंदुओं के मध्य लगने वाला परिणामी बल का परिमाण भी याद कीजिए या दिशा भी याद कीजिए, तो दिशा के साथ भी निकाल सकते हो, ठीक है, पास में आ गई। तो ये था हमारे पास है कूलाम बल पर आधारित क्वेश्चन जो है, हमने केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। पहला हमने कहा माध्यम की स्थिति पर आधारित, दूसरा हमने क्या किया है हमारे पास दिशा पर आधारित। कल हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारे पास करेंगे अध्यारोपण पर आधारित, ठीक है, अध्यारोपण पर आधारित, फिर हम करेंगे साम्य अवस्था पर आधारित क्वेश्चन, क्लियर हो यहां तक। आज के लिए इतना ही। हाँ बेटा, ये बाकी के 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास है, ये आपको खुद को सोल्व करने हैं, या मुझे सॉल्यूशन सेंड करेंगे, बाकी बात हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।